डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब कुछ सही होगा। ज्योग्राफी में आज गंगा के अवातंत्र पर हम लोग काम करेंगे। अवातंत्र में मैंने आपके तो हिमालय के अवातंत्र के बारे में पढ़ाया था, तो बताया था कि हिमालय के अवातंत्र में सिंधु नदी का अवातंत्र जो आपने पढ़ा था, उसके बाद गंगा का अवातंत्र जिसमें गंगा का जन्म कैसे हुआ, उसमें पंचप्रयाग ये मैंने बताया था। आज गंगा को मैदानों पे लाते हैं, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरी हैं ये हो जाए, और फिर अगली मुलाकात में ब्रह्मपुत्र पर काम करते हैं। फिर उसके बाद तुरंत हम दक्षिण भारत में आएंगे और वहाँ पर कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और कौन सी एस्चुरी बनाती हैं। क्योंकि ज्योग्राफी एक पिक्चराइज सब्जेक्ट है, तो इमेज से समझना और समझाना दोनों आसान है। फैक्ट्स डिटेल कापियों में किताबों में भरे पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि समझ हमारी, परिश्रम आपका, युक्ति हमारी, परिश्रम तुम्हारा। इसी उम्मीद के साथ समय नाश करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ये गंगा का अवातंत्र है। जैसे सिंधु के अवातंत्र में मैंने आपको समझाया था, थोड़ा अगर ध्यान है कि ये अगर इंडस नदी है ऐसे, तो इसका जो बहाव है वो नॉर्थ से साउथ माना जाता है। तो जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जो नदियाँ इसमें मिलती हैं, डायरेक्ट हों चाहे इनडायरेक्ट हों, वो नॉर्थ से साउथ के सिस्टम को फॉलो करती हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि झेलम नदी, झेलम चिनाव में मिलती है, चिनाव में रावी मिलती है, इसी चिनाव में सतलज मिलती है और इसी सतलज में ब्यास मिलती है। तो जब क्वेश्चन सिंधु से बनता है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उत्तर से दक्षिण चलते हुए सिंधु की ट्रिब्यूटरी का, सहायक नदियों का सही क्रम बताएं। लेकिन गंगा का बहाव वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व है, और गंगा की इस महायात्रा में कई नदियाँ उसकी शाखा हैं, कई उप शाखा हैं, कई ट्रिब्यूटरी हैं, कई डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। तो क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनेगा कि पश्चिम से पूर्व चलने पर गंगा में मिलने वाली उनकी नदियों का सही क्रम बताएं। तो आपको इस तरीके से देखना होगा। यहाँ पर एक क्यों ध्यान रखनी है, अगर हम ऐसे जाते हैं रोड पर, ये किसी रोड पर हम अगर जा रहे हैं तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, और जो साउथ होगा वो राइट हैंड होगा, नॉर्थ होगा वो लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट ये लेफ्ट। तो जो नदियाँ गंगा में राइट हैंड से मिलती हैं, गंगा में, ये गंगा का मैं गलत लिख गया हूँ, राइट यहाँ पे होना चाहिए, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड नदियां हैं वो गंगा की उत्तर की ट्रिब्यूटरी मानी जाएंगी, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और जो राइट हैंड साइड नदियां हैं वो साउथ की ट्रिब्यूटरी मानी जाएंगी, जो गंगा में दक्षिण से मिलती हैं। तो इस आधार पर अलग अलग स्थानों पर ये नदियाँ मिलती हैं। एक चार्ट इसका हम बताएंगे किस किस प्लेस पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, क्योंकि वो सब लिखवाने में समय लगेगा, इसलिए ये हुआ कि पहले समझा दिया जाए। तो शुरू करते हैं। गंगा में जो नदियाँ लेफ्ट हैंड से मिलती हैं, और ये सब नदियाँ आपकी हिमालयन नदियाँ हैं, हिमालय उनके ग्लेशियर से निकलती हैं। और उसी क्रम में सबसे पहले आती है रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी और महानंदा। इनमें से कोई भी 3-4 नदियाँ अपने दिमाग में रखिए। कई और भी नदियाँ हैं जैसे बूढ़ी गंगा, इनकी कई ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे सई नदी, वो हमने इससे हटा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा था, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। तो रामगंगा गंगा की पश्चिमी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, और महानदी पूर्वी। यूपी से जब हम बंगाल तक जाएंगे, बिहार के रास्ते, ये नदियाँ गंगा में मिलती हैं और मिटती हैं। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये क्रम गंगा का है। ये सब नदियाँ गंगा में लेफ्ट हैंड साइड से मिलती हैं या उत्तर साइड से मिलती हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो दक्षिण में इससे मिलती है। पंचप्रयाग में आपने पढ़ा था, यमुनोत्री गंगोत्री से ये नदियाँ निकलती हैं। गंगोत्री से भागीरथी, यमुनोत्री से यमुना नदी, और यमुना नदी इलाहाबाद तक गंगा के पैरेलल यानी समानांतर चलती, और इलाहाबाद में गंगा में समाहित हो जाती है, मर्ज हो जाती है, और ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। और कुछ नदियाँ यमुना में मिलती हैं, कुछ नदियाँ गंगा में मिलती हैं। इस आधार पर
गंगा के अवातंत्र में जो नदियाँ गंगा यमुना दोनों में मिलती हैं, तो सबसे पहले हम यमुना को अगर देखें तो चंबल नदी यमुना में मिलती है। चंबल के बाद सिंध नदी, फिर बेतवा, फिर केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की 4 ट्रिब्यूटरी हैं। और उसके बाद जो यमुना में के बाद गंगा में डायरेक्ट मिलती हैं, वो इलाहाबाद के बाद तिमसा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। एक और नदी है करमनासा, वो भी इसी में आगे मिलती है। तो ये नदियाँ गंगा की दक्षिण की ट्रिब्यूटरी हैं। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ध्यान रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन के बाद तिमसा, सोन, पुनपुन ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी गंगा की दक्षिण की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो तिमसा, सोन, पुनपुन, करमनासा जैसी नदियाँ गंगा में दक्षिण से मिलती हैं। तो इस फिगर के आधार पर आप जान जाएंगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। नदियों का अपना एक क्रम है। और इसी बात को आगे देखते हैं। एक और इसमें डाउट होगा, हुगली नदी बाकी नदियों से इस मामले में अलग है। ये गंगा की एक वितरिका यानी उपशाखा है। जो नदियाँ शाखा है वो अलग अलग स्रोत से निकलती हैं, गंगा में मिलती हैं। जैसे यमुना का स्रोत अलग है, लेकिन इलाहाबाद में वो गंगा में मिल जाती है और मिट जाती है। लेकिन जो वितरिकाएँ हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, वो मेन ब्रांच से अलग हो जाती हैं और अलग ही बहती हैं। जैसे घर से कोई बच्चा अलग हो जाए तो हमेशा के लिए वो अलग हो जाए, तो एक डाल पेड़ की वो टूट गई। इसी आधार पर गंगा के मुख्य बहाव से हुगली नदी अलग हो गई और दोनों नदियाँ हुगली और गंगा या भागीरथी ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इसलिए हुगली इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी नॉट ए ट्रिब्यूटरी। ये एक वितरिका है, ना कि एक नदी सहायक नदी। कुछ नदियाँ ऐसी जिनकी सहायक नदियाँ विस्तार से पढ़नी थी, तो ये हुआ कि उनको समझा दिया जाए। जैसे यमुना नदी, यमुना नदी की मेन सहायक नदी है चंबल नदी। तो चंबल यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है, सोचा साथ साथ समझा दिया जाए। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी में कुछ नदियाँ नॉर्थ से मिलती हैं, कुछ साउथ से मिलती हैं। ये नॉर्थ हो जाएगा, जिसका साउथ हो जाएगा। टोन्स और हिंडन यमुना की उत्तर की सहायक नदियाँ हैं, जो मेरठ, गाजियाबाद के आसपास गंगा में मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे तो यमुना में साउथ से सबसे पहले मिलती है चंबल, चंबल के बाद फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यहाँ पर थोड़ा हमने बढ़ाया है चंबल को लेकर। चंबल की अपनी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि गंगा का यह वातंत्र एक वृक्ष के आकार का, एक दुमाकार, एक पादपाकार वातंत्र है, जिसमें एक मेन डाल है, उसकी कई शाखाएं हैं, उसकी अपनी शाखाएं हैं। तो इस आधार पर हर नदी अपने में सेपरेट है, अलग है, लेकिन वो दूसरी नदी में मिलती है और मिटती है। जैसे शिप्रा नदी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। चंबल को अगर हम बेटी मान लें तो क्षिप्रा की माँ है चंबल, क्षिप्रा की दादी है यमुना और परदादी है गंगा। इस आधार पर हर नदी का अपना संसार। एक छोटा बच्चा होता है, उसके पिता होते हैं, उसके पिता के पिता यानी उसके बाबा होते हैं, यही दादी के साथ भी नियम है। तो इस आधार पर यही मैंने सिंध में भी आपको समझाया था कि ब्यास नदी सतलज की ट्रिब्यूटरी है, सतलज चिनाव की ट्रिब्यूटरी है, चिनाव सिंध में मिलती है। तो जो संबंध ब्यास का सतलज के साथ है, सतलज का चिनाव के साथ है, चिनाव का सिंधु के साथ है, वही संबंध क्षिप्रा का चंबल के साथ, चंबल का यमुना के साथ और यमुना का गंगा के साथ बनता है। तो शिप्रा नदी उज्जैन के किनारे है, इसी के तट पर है। फिर काली सिंध, फिर पार्वती। बनास नदी चंबल में नॉर्थ साइड से मिलती है और इधर है अरावली पर्वत और नीचे है आपका मालवा का पठार। तो यहाँ पर इस तरीके ध्यान रखना है कि चंबल की जो ट्रिब्यूटरी हैं उसमें बनास 1, पार्वती 2, क्षिप्रा 3, काली सिंध 4। और यमुना की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन।
तोड़ तोड़ के आप पढ़ेंगे तो ये आसानी से तैयार हो जाएगा। एक और कन्फ्यूजन हो सकता है, एक सिंध है, एक काली सिंध है, एक सिंधु है, इंडस। तो सिंध नदी, जो इंडस नदी है वो आप पढ़ चुके हैं, वो आपकी हिमालयन रिवर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सिंध है, केवल सिंध, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और काली सिंध ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, दोनों अलग अलग हैं। काली सिंध चंबल में मिलती है और सिंध यमुना में मिलती है। अब आते हैं घाघरा पर। घाघरा नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो गोमती के बाद मिलती है और गंडक से पहले। तो गोमती और गंडक के बीच में घाघरा है। घाघरा नदी को नेपाल में जब इसका जन्म होता है, उद्गम होता है, तब उसको कर्णाली नदी बोलते हैं। यही नदी जब आगे बढ़ती है तो उसका नाम हो जाता है घाघरा नदी। इसमें कुछ नदियाँ राइट हैंड से मिलती हैं, कुछ लेफ्ट हैंड से मिलती हैं। बस आपको ये ध्यान है कि कौन सी नदी घाघरा की सहायक नदी है या नहीं है। तो राप्ती नदी इसमें मिलती है घाघरा में, ये राप्ती घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। और उसके अपोजिट साइड से इसमें मिलती है शारदा नदी। शारदा नदी को नेपाल में कोराली नदी बोलते हैं। नेपाल भारत के बॉर्डर पर इसको काली नदी बोलते हैं, जहाँ टनकपुर है, पूर्णागिरी मंदिर है। आगे और बढ़ते हैं तो इसी का नाम शारदा हो जाता है। और आगे चल कर के ये बाराबंकी के पास घाघरा में मिल जाती है, और आगे चल कर के राप्ती भी घाघरा में मिल जाती है, फिर घाघरा गंगा में मिल जाती है, और सब अंत में हर हर गंगे हो जाती हैं। क्योंकि गंगा मिलना इनका सच है, क्योंकि समुद्र में मिलना नदी का मोक्ष है, अंतिम संस्कार है। तो नदी कोई भी हो, बहाव उसका वहीं जाएगा। तो इस आधार पर गंगा के अवातंत्र में जो क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें यही बनते हैं कि कौन सी नदी गंगा में किस डायरेक्शन से बहती है, नॉर्थ से है, साउथ से है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की उत्तर की सहायक नदी है। अब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, इतनी डायरेक्शन आपको वैसे भी आती है। इसका फ़ायदा उठाएं। तो उत्तर में मिलती हैं रामगंगा से महानंदा, दक्षिण में जो गंगा की डायरेक्ट है वो तिमसा से पुनपुन, जो यमुना की डायरेक्ट है वो चंबल से कीन। फिर चंबल में जो मिलती हैं वो अलग हैं, और घाघरा में मिलती हैं वो अलग हैं। ऐसे गोमती की एक सहायक नदी है सही। ये नदियाँ किन किन शहरों पर मिलती हैं, हाजीपुर, पटना, दरभंगा, इलाहाबाद, ये सब हम यहाँ लिखते तो ये और कंजेस्टेड हो जाता। तो ये हुआ कि समझाने के लिए इतना ज़रूरी था। बाकी इमेज हम आपको इसमें शेयर कर दे रहे हैं, उसको देखिएगा, समझिएगा, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगा। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी जो सिंध के अवातंत्र का एक पार्ट है गंगा के बाद, क्योंकि ये अगर आपका हिमालय है, तो मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो सिंध नदी ब्रह्मपुत्र पूर्वी सीमा बनाती है, गंगा मिडिल में। तो ब्रह्मपुत्र नदी की भी अपनी कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये हुआ कि आज इसको कर दिया जाए, और इसी उम्मीद के साथ आगे मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।